13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। ये खाक सिर्फ जमीन नहीं, दुआओं का सफर भी है। हर जर्रे में एक ख्वाब, हर ख्वाब में एक वतन भी है। ये दिन था 14 अगस्त 1947 का। दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभर चुका था। पाकिस्तान आजाद हो चुका था। चेहरों पर लोगों की खुशी थी तो आंखों में आंसू भी थे। लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मुमलिकते खुदादाद के लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की वो आज हकीकत बन चुका है। तो जरा तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए, जब पहली बार सब्ज हिलाली परचम पाकिस्तान की फजा में बुलंद हुआ होगा, जब पहली बार लोगों ने खुद को एक आजाद मुमलिकत का शहरी कहा होगा, जब पहली बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फिक्रा कहा होगा कि आप आजाद हैं। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। सोचिए, इन लम्हों में लोगों को क्या महसूस हुआ होगा? क्या रोंगटे खड़े हुए होंगे? क्या दिल जोर से धड़के होंगे? क्या लोगों ने अपने उन प्यारों को याद किया होगा जिन्होंने इस जद्दोजहद के लिए कुर्बानियां दे दी? और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, क्या महसूस हुआ होगा उन्हें जब उन्होंने पहली बार अपने सामने आजाद पाकिस्तान को देखा होगा? क्या उन्हें उस वक्त अपनी वो जद्दोजहद के तमाम साल याद आए होंगे? वो बड़े बड़े जलसे, फिर वो मुखालफतें और फिर वो बेशुमार लोग जिन्होंने कायदे आज़म पर यकीन किया, पाकिस्तान के ख्वाब पर यकीन किया। और क्यों ना करते? पाकिस्तान एक ऐसी ही दास्तान है जिसके हर बाब में उम्मीद लिखी गई है, हर सफ़े पर कुर्बानी। इट्स अ स्टोरी ऑफ फेथ, अ स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस, स्टोरी ऑफ पीपल हु डेयर्ड टू ड्रीम। लेकिन हर दास्तान का एक पस मंज़र भी होता है, वो अहम किरदार जिनका शायद वक्त के साथ हम जिक्र तो कम कर देते हैं, लेकिन उनके बगैर कहानी मुकम्मल नहीं होती। The missing names of history, the faces behind the headlines, the people behind the movement. वो माएँ जिन्होंने अपनी औलाद को ख्वाब पर यकीन करना सिखाया, वो बहनें जिन्होंने इस जद्दोजहद में अपने ख़ानदानों का हौसला बढ़ाया, और वो बेटियाँ जिन्होंने उम्र, हालात और खौफ की परवाह किए बगैर इस पूरी जद्दोजहद में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इसी तरह एक कामयाब कौम के पीछे बेशुमार औरतों का किरदार होता है। The women who helped create Pakistan, women who stood with history, women who stood with men. ऐसी ख़वातीन जिनके पास शायद कोई अहम ओहदा भी नहीं था, जिनके पास कोई ताकतवर मनसब भी नहीं था, लेकिन उनके पास था एक यकीन, एक मकसद, पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का एक जज्बा। पाकिस्तान की कहानी सिर्फ एक रियासत के क़याम की कहानी नहीं है, ये ख्वाब की कहानी है। वो ख्वाब जिसे हकीकत बनाने में लाखों लोगों ने अपना किरदार अदा किया। वक्त के साथ कुछ किरदार नुमायां होते चले गए और कुछ किरदार पस मंजर में चले गए, और उन्हीं किरदारों में
वो अजीम खवातीन भी हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान को अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपनी क़यादत से मजबूत बनाया। किसी ने कलम उठाया, किसी ने लोगों को मुनज़्ज़म किया, किसी ने सियासी जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया, तो किसी ने ऐसे वक्त पर सच बोला जब खामोश रहना ज्यादा आसान था। ये वो नाम है जो शायद रोजमर्रा जिंदगी में तो हमें कम सुनाई देते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तारीख को वाकई समझना है तो इनकी कहानी सुनना बहुत जरूरी है। ये वो अजीम औरतें हैं जिन्होंने जुल्म के ऐवानों में खड़े होकर कहा कि सिन्फे नाजुक ना कहियो मुझे कि तारीक अंधेरों में शमा जलाई है मैंने। यानी जब कौमों की तकदीरें लिखी जा रही होती हैं तो औरत सिर्फ तमाशाई नहीं होती, ये उस दास्तान का अहम किरदार भी होती है और उसकी मैमार भी। इस सफर का आगाज करते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र बहुत कम थी लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। इस लड़की ने यह साबित कर दिया कि वतन से मोहब्बत के लिए उम्र नहीं, इरादा चाहिए। She proved that courage knows no age and her name was फातिमा सुगरा। पाकिस्तान अभी दुनिया के नक्शे पर उभरा नहीं था, लेकिन एक 14 साल लड़की ने यह साबित कर दिया था कि आजादी की जंग उम्र की मोहताज नहीं होती। तारीख की किताबों में दबे इस नाम को दुनिया फातिमा सुगरा के नाम से जानती है। 1947 का लाहौर सियासी दर्जे हरारत उरूज पे था। फातिमा सुगरा कोई बड़ा सियासी नाम नहीं थी, ना ही वो किसी जागीरदार घराने से थी। वो एक आम सी नौजवान लड़की थी, लेकिन फातिमा सुगरा के सीने में एक गैर मामूली ख्वाब धड़क रहा था। फिर वो दिन आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। लाहौर सेक्रेटेरिएट के बाहर हजारों का मजमा था और इमारत पर बरतानवी साम्राज्य का परचम लहरा रहा था, जो गुलामी की अलामत था। गोलियों और लाठी चार्ज के खौफ से बेनियाज ये 14 साल लड़की सेक्रेटेरिएट की दीवार पर चढ़ी और बरतानवी परचम को उतार फेंका। उसकी जगह मुस्लिम लीग का सब्ज हिलाली परचम फिजा में लहरा दिया। ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा बदलने का अमल नहीं था, ये एक बरतानवी सल्तनत के गुरूर को बराए रास्त चैलेंज था। इसके एक लम्हे ने साबित किया कि ये जिद्दोजहद सिर्फ मर्दों की नहीं, बल्कि उस मिट्टी की बेटियों की भी है। 1947 की तकसीम अपने साथ हिजरत का दर्द और बेशुमार चैलेंजेस लाई। फातिमा सुगरा ने साबित किया कि कौमें सिर्फ बड़े लीडर्स के फैसलों से नहीं, बल्कि नौजवानों के ऐसे ही बेबाक कदमों से बनती हैं। वो आने वाली नस्लों के लिए ये पैगाम छोड़ गईं कि जब हक के लिए खड़े होने का वक्त आए तो उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। फातिमा सुगरा की कहानी सिर्फ माजी की एक बहादुर लड़की की कहानी नहीं। आज जब हम लड़कियों को तालीम, सियासत, सहाफत और क़यादत के मैदान में आगे से आगे बढ़ता देखते हैं तो इस बात का एहसास ज़रूर होता है कि किसी ने किसी ज़माने में अपने खौफ से ज़्यादा यकीन पर भरोसा किया होगा। 14 साल की उम्र में इन्होंने जो जुर्रत दिखाई वो आज भी इस बात का सबूत देता है कि तब्दीली उम्र नहीं, इरादा लाता है। लेकिन कौमें बनाने के लिए सिर्फ जुर्रत की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए विजन चाहिए होता है, इल्म दानिश की ज़रूरत होती है और ऐसे लोग जो आने वाले वक्त का नक्शा बना सकें। चिरागे इल्म रोशन था, नई मंजिल की जुस्तजू भी, और यही किरदार अदा किया एक ऐसी खातून है जिन्होंने अपने इल्म, दानिश और सियासी शऊर से इंतहाई मजबूत किरदार अदा किया। She proved that knowledge can shape a nation and her name was बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। जब पाकिस्तान का वजूद एक ख्वाब था, तब कुछ जहन इस ख्वाब की ताबीर और मुस्तकबिल की आइन साजी कर रहे थे। एक ऐसी खातून जो घर की 4 दीवारियों से निकलकर पार्लियामेंट तक पहुंची थीं, वो थीं बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह। वो कलकत्ता के बाअसर सहरवर्दी खानदान में पैदा होने वाली शाइस्ता ने उस दौर में तालीम को अपनी ताकत बनाया जब खवातीन के लिए घर से निकलना महाल था। 1915 वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD करने वाली पहली मुस्लिम खातून बनी।
शाइस्ता इकराम उल्लाह सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम खवातीन में वो शऊर बेदार किया जिसकी कायद आज़म को जरूरत थी। आज़ादी मिली, वो पाकिस्तान की पहली दस्तूर असेंबली की रुकन बनी। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि नए पाकिस्तान में खवातीन को बराबर के हुकूक मिले। उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में नौज़ायदा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान सिर्फ एक खित्ता नहीं, एक जिद्दोजहद और रोशन फिक्री सोच का नाम है। बेगम शाइस्ता इकराम उल्लाह ने आज़ादी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की आवाज़ बनकर खवातीन के मसावी हुकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की तीसरी कमेटी में पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से उन्होंने इंसानी हुकूक के आलमी अलमिये की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज के इस्तेमाल की भरपूर हिमायत की और इस बात पर जोर दिया कि खवातीन को बैनुल अक़वामी दस्तावेज़ात में वाज़ेह तौर पर शामिल किया जाए। उन्होंने इंसानी हुकूक के आलमी अलमिये के आर्टिकल 16 की शमूलियत के लिए नुमाया जिद्दोजहद की। बेगम शाइस्ता इकराम उल्लाह का मौक़िफ़ था कि कम उम्री और जबरी शादी के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ फराम करना इंसानी हुकूक का बुनियादी तकाज़ा है और आलमी क़वानीन को ख़वातीन और बच्चों के हुकूक की ज़मानत देनी चाहिए। उन्होंने आलमी फोरम्स पर मौसर अंदाज में ये मौक़िफ़ भी पेश किया कि इस्लामी इक़्तिदार और आलमगीर इंसानी हुकूक एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं बल्कि हम आहंग हैं। उनकी बसीरत, जुर्रत और सफारती महादत ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर किया बल्कि ख़वातीन के हुकूक के आलमी बयानिए में भी एक देरपा और अहम किरदार अदा किया। आज भी उनकी किताब फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट गवाह है कि कौमें सिर्फ बंदूकों से नहीं, उन ख्यालात से बनती हैं जो आइन और कानून की शक्ल इख्तियार करती हैं। बेगम शाइस्ता इकराम उल्लाह ने ये साबित किया कि कलम सिर्फ अल्फाज नहीं लिखता बल्कि मुस्तकबिल भी तश्कील देता है। आज जब हम पाकिस्तानी खवातीन सिफारतकारी, तालीम, कानून और पॉलिसी साजी के मैदान में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं, तो इस सफर के आगाज में भी और इस सफर में भी इनका नुमाया किरदार है। लेकिन ख्यालात की असल ताकत तो तब सामने आती है जब वो फैसला साजी तक पहुंच सकें, जब आवाज सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि अहम फैसलों का हिस्सा भी बने। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। और यही किरदार एक ऐसी खातून ने अदा किया जिन्होंने खवातीन की आवाज को इक्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया, जिन्होंने नुमाइंदगी को हक बनाया और क़यादत को मुमकिन। She proved that a woman's voice belongs where decisions are made, and her name was बेगम जहां आरा शाहनवाज। उस दौर में जब सियासत के ऐवान सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस समझे जाते थे, एक औरत ने फैसला साजी की मेज पर अपनी जगह बनाई। वो थी बेगम जहां आरा शाहनवाज। लाहौर के एक नामवर सियासी खानदान में पैदा होने वाली जहां आरा ने बचपन से सियासत देखी, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त वालिद के नाम से नहीं बल्कि अपनी अनथक जिद्दोजहद से बनाई। 1930 की दिहाई में जब बरे सगीर के मुस्तकबिल के फैसले हो रहे थे, बेगम जहां आरा शाहनवाज ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में खवातीन की नुमाइंदगी की और बरतानवी हुकूमत के सामने मुस्लिम खवातीन के हुकूक का मुकदमा पेश किया। वो 1935 में पंजाब कानून साज असेंबली की रुकन बनी और खवातीन की तालीम, समाजी बहबूद और सियासी शिरकत के फरोग के लिए मुसलसल आवाज बुलंद करती रहीं। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से खवातीन को मुनज़्ज़म करने और तहरीक पाकिस्तान में उनकी शमूलियत बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा किया। वो 1940 की तारीख में करारदाद लाहौर के वक्त भी कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी थी, जहाँ पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही थी। उनका किरदार सिर्फ नारों तक नहीं था, वो कानून साज इदारों में बैठकर आने वाले पाकिस्तान की सियासी तकदीर लिख रही थीं। 1947 के बाद वो पाकिस्तान के पहले दस्तूर साज असेंबली का हिस्सा बनी और खवातीन को माशी और सियासी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए कवानीन पास करवाए। बेगम जहां आरा शाहनवाज बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती रहीं
اور پاکستانی خواتین کی صلاحیتوں اور کردار کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ ان کی آٹوبایوگرافی فادر اینڈ ڈاٹر آج بھی تحریک پاکستان اور اس دور کی سیاسی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے ایک اہم تاریخی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے آنے والی نسلوں کی خواتین کے لیے سیاست کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے اس زمانے میں سیاست کے ایوانوں میں اپنی آواز اٹھائی جب وہاں خواتین کی موجودگی بھی غیر معمولی سمجھی جاتی تھی۔ آج پاکستانی خواتین ہمیں ہر اسمبلی میں نظر آتی ہیں، قومی معاملات پر اپنی رائے دیتی ہیں، ملک کی فیصلہ سازی میں آگے آگے ہوتی ہیں۔ تو یہ سفر اچانک شروع نہیں ہوا۔ اس سفر کے پیچھے ان خواتین کی جدوجہد ہے جنہوں نے آج کی خواتین کے لیے راستہ بنایا۔ اور تحریک پاکستان کی اس تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جن کا کردار صرف سیاست تک محدود نہیں، وہ ایک بہن تھی، وہ ایک ساتھی تھی، اور بعد میں وہ پوری قوم کی مادر ملت بن گئی۔ کچھ چراغ راستے دکھاتے ہیں، کچھ خود منزل بن جاتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون جنہوں نے لاکھوں خواتین کے دل میں یہ یقین جگایا کہ قوم کی تعمیر میں ان کا بھی اتنا ہی اہم کردار ہے جتنا کہ مردوں کا۔ She was not just the mother of nation, she was the voice of hope of millions, and her name was فاطمہ جناح۔ پاکستان بنانے کے عظیم خواب کے پیچھے ایک ایسی عورت بھی کھڑی تھی جس نے اپنی زندگی، اپنا پیشہ، اپنا سکون ایک قوم کے نام کر دیا۔ وہ تھی مادر ملت فاطمہ جناح۔ 1893 کراچی میں پیدا ہونے والی فاطمہ جناح نے اس دور میں روایت کو توڑا اور برصغیر کی پہلی مسلم خاتون ڈینٹسٹ بنی۔ لیکن جب قوم کو ضرورت پڑی تو فاطمہ جناح نے اپنا چمکتا ہوا کریئر پس پش ڈال کر اپنے بھائی محمد علی جناح کا ہاتھ تھام لیا۔ تاریخ انہیں صرف قائد اعظم کی بہن کہتی ہے، لیکن وہ قائد اعظم کی سب سے بڑی مشیر اور طاقت تھی۔ 1930 اور 40 کی دہائی میں جہاں قائد اعظم سیاسی محاذ پر لڑ رہے تھے، وہاں فاطمہ جناح نے بر صغیر کے کونے کونے کا دورہ کر کے مسلم خواتین کو آل انڈیا مسلم وومن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جھنڈے تلے جمع کیا۔ انہوں نے گھروں میں بیٹھی ماؤں اور بہنوں کو تحریک آزادی کا سپاہی بنا دیا۔ 1947 کی آزادی اپنے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا انسانی بحران لائی۔ فاطمہ جناح نے مہاجرین کے کیمپس میں جا کر خود زخمیوں کے زخموں پر مرہم رکھا، خوراک اور طبی امداد کو منظم کیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ 1965 میں 72 سال کی عمر میں وہ جمہوریت کی علمبردار رہیں اور انہوں نے پاکستان کو بتا دیا کہ مادر ملت ہونا ایک لقب نہیں بلکہ ایک عملی تصویر بھی ہے۔ مادر ملت کا خطاب انہیں عوام نے ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں دیا۔ ان کی کتاب مائی بردر نہ صرف قائد اعظم کی شخصیت ایک اہم تاریخی دستاویز ہے بلکہ تحریک پاکستان کے کئی اہم پہلوؤں کو بھی محفوظ کرتی ہے۔ فاطمہ جناح کا نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف تحریک کا حصہ نہیں بنتے بلکہ وہ پوری قوم کا حوصلہ بن جاتے ہیں۔ اور آج بھی جب کوئی پاکستانی خاتون قیادت کے میدان میں حصہ لینا چاہتی ہے تو فاطمہ جناح کا نام اس کے لیے ایک روشن مثال ہوتا ہے۔ لیکن آزادی حاصل کرنا اصل منزل نہیں تھی۔ اصل سوال تو آزادی کے بعد شروع ہوا کہ اب اس ملک کو سنوارے گا کون، اس کے ادارے بنائے گا کون، اس ملک کے لوگوں کا سہارا آخر بنے گا کون۔ اور اسی موقع پر ایک خاتون نے خدمت کو اپنا مشن بنا لیا۔ دیا جلائے رکھنا ہے، گھر تو آخر اپنا ہے۔ She helped turn a dream into a functioning nation and her name was بیگم رانا لیاقت علی خان۔ کیا کوئی ذاتی دکھ کسی انسان کے خواب ختم کر سکتا ہے؟ جب 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تو ان کی 46 سالہ بیوہ کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی یا پھر تاریخ کا رخ بدل دیتی۔
انہوں نے تاریخ بدلنے کا راستہ چنا اور وہ خاتون تھیں بیگم رانا لیاقت علی خان۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ماسٹرز کرنے والی وہ اپنے بیچ کی واحد خاتون تھیں۔ شادی کے بعد وہ صرف ایک وزیر اعظم کی اہلیہ یا فرسٹ لیڈی بن کر نہیں رہی، بلکہ تحریک پاکستان کی معاشی مشیر اور ایکٹیو ممبر بنی۔ شوہر کی شہادت کے بعد بغیر کسی مالی سہارے کے بیگم رانا لیاقت نے اپنے آپ کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ 1949 میں انہوں نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خواتین کے لیے اسکول، کالجز، ڈسپینسریز اور ٹریننگ سینٹرز قائم کیے تاکہ پاکستانی عورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ انہوں نے ان کی آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کی ٹیم نے 1961 کی تاریخی مسلم فیملی لا آرڈیننس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے خواتین کی ازواجی اور طلاق سے متعلق حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قانونی شقوں کی تیاری اور حمایت کی اور ایسی اصلاحات کے لیے آواز بلند کی جن کا مقصد خواتین کو زیادہ قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے پاکستان وومنز نیشنل گارڈ بنا کر خواتین کو فوجی تربیت تک دلوائی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک کمزور عورت کبھی مضبوط پاکستان نہیں بنا سکتی۔ بیگم رانا لیاقت پاکستان کی پہلی خاتون سفارتکار، ڈپلومیٹ اور سندھ کی پہلی خاتون گورنر بنی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ قیادت محلات سے نہیں بلکہ عوام کی خدمت سے جنم لیتی ہے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان نے اس پاکستان کی خدمت کی جو ابھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا۔ خواتین کی فلاح، تعلیم اور سماجی خدمت کے شعبے میں ان کا کام آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قومیں صرف آزادی کے بعد نہیں بنتی، ان کی بنیادیں تو بہت پہلے سے رکھی جاتی ہیں۔ ایسی بنیادیں جو لوگوں کے ذہن میں، ان کی سوچ میں اور ان کے شعور میں قائم ہوتی ہیں۔ اور پاکستان کے قیام سے پہلے ایک ایسی ہی خاتون تھی جو لوگوں کے شعور کو بیدار کر رہی تھی، خواتین کو منظم کر رہی تھی، خواتین کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہوگا۔ چراغ آگہی لے کر جو نکلی راہ دکھانے کو، وہی کردار کافی تھے زمانے کو جگانے کو۔ She awakened the nation to its collective strength and her name was Lady عبداللہ ہارون۔ پاکستان کا نام نقشے پہ آنے سے بہت پہلے سندھ کی سرزمین پر ایک خاتون اس نسل کی تربیت کر رہی تھیں جس نے آگے چل کر اس ملک کا بوجھ اٹھانا تھا۔ انہیں دنیا لیڈی عبداللہ ہارون کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام نصرت خانم تھا۔ ایک معروف سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود لیڈی نصرت عبداللہ ہارون کی پہچان ان کا اپنا کام تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قومیں تعلیم اور سیاسی شعور سے بنتی ہیں۔ تحریک پاکستان کے دوران ان کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کی سرگرمیوں کو سندھ کی خواتین تک پہنچایا۔ قیام پاکستان سے قبل ہی وہ سماجی حلقوں میں ایک معروف اور فعال شخصیت کے طور پر جانی جاتی تھیں اور فلاحی اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ 1938 میں انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کی وومن سینٹرل سب کمیٹی کا رکن نامزد کیا گیا، جبکہ اسی سال وہ سندھ اسمبلی وومن سب کمیٹی کی صدر بھی منتخب ہوئیں۔ انہوں نے اسکولز، آرفنیجز اور خواتین کے دستکاری مراکز کی بنیاد رکھی تاکہ مسلم خواتین معاشی طور پر مستحکم ہو کر آزادی کی جنگ لڑ سکیں۔ لیڈی عبداللہ ہارون کا ورثہ یہ ہے کہ انہوں نے آنے والی پاکستانی خواتین کے لیے خدمت خلق کی وہ مثال قائم کی جس کے بعد آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن اور دیگر اداروں کی عمارت کھڑی ہوئی۔ لیڈی عبداللہ ہارون نے نصرت کلب قائم کیا جو مسلم خواتین کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنا۔ انہوں نے گھر میں ہی ایک اسکول قائم کیا جہاں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے انجمن خواتین کی بنیاد رکھی تاکہ سندھ کی مسلم خواتین کی سماجی اور معاشی حالت بہتر ہو سکے۔ 1945 کے بحران میں انہوں نے کراچی آنے والے لاکھوں مہاجرین کی فیسیلیٹیشن میں تاریخی کردار ادا کیا، آزادی کے خواب کو ایک عملی جامہ پہنایا۔ لیڈی عبداللہ ہارون نہ صرف ایک کامیاب گھریلو خاتون تھیں
बल्कि उनके शौहर सर अब्दुल्ला हारून ने उनके बारे में कहा था कि नुसरत ने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी है, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और मुतमईन शख्स हूँ। लेडी अब्दुल्ला हारून ने सिर्फ ख़वातीन को मुनज़्ज़म नहीं किया, बल्कि उनको ये एहसास दिलाया कि कौम की तरक्की और उसके मुस्तकबिल में उनका कितना अहम किरदार है। आज पाकिस्तान की ख़वातीन हर शोबे में अपना किरदार निभा रही हैं, लेकिन इसके पीछे कई नस्लों की मेहनत है। लेकिन शऊर की ये रोशनी सिर्फ एक दिन में पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपनी औलाद को सिर्फ तरबियत नहीं दी, बल्कि मकसद भी दिया। ऐसी माएँ जिनकी तरबियत ने रहनुमा पैदा किए, जिनकी आवाज़ ने लोगों को जगाया और जिनकी हिम्मत ने पूरे अहद को मुतासिर किया। और उन्हीं में एक नाम है जिसे आज पूरी दुनिया बी अम्मा के नाम से जानती है। माँ थी मगर ज़माने से टकराने का हौसला रखती थी। एक नस्ल नहीं, पूरी कौम को जगाने का हौसला रखती थी। वो अजीम खातून जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जैसे अजीम रहनुमाओं को जन्म दिया। She proved that a mother's vision can inspire the whole nation. And her name was आबादी बानो बेगम। दुनिया समझती है कि औलाद माँ की कमजोरी होती है, लेकिन तारीख गवाह है कि एक माँ की ममता जब गैरत ईमानी बन जाए तो वो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख देती है। आजादी के सफर की शुरुआत करने वाली वो अजीम माँ, जिन्हें गांधी अम्मी जान कहकर पुकारते थे, ब्रिटिश उन्हें डेंजर मॉम भी कहते थे। कम उम्री में बेवा होने वाली आबादी बानो बेगम ने सख्त तरीन हालात में अपने बेटों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की ऐसी तरबियत की कि वो बरतानवी सल्तनत के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन गए। जब खिलाफत तहरीक के दौरान इनके बेटों को कैद कर लिया गया तो उस ज़ईफ माँ ने घर बैठने के बजाय रिवायती पाबंदियों को तोड़ा और पर्दे में रहकर पूरे हिंदुस्तान के दौरे किए। वो बड़े सगीर की पहली मुस्लिम खातून थीं जिन्होंने अवामी जलसों से खिताब किया। उनकी एक आवाज़ पर बड़े सगीर की खवातीन ने अपने जेवरात और जमा पूंजी तहरीक के फंड में डाल दिए। मादर मिल्लत का खिताब उन्हें आवाम ने उनकी बेमिसाल खिदमात के एतराफ में दिया। आबादी बानो बहादुर माँ थी जिन्होंने उस जमाने के थपेड़ों का बेबाकी से सामना किया और अपने दोनों बेटों को ब्रिटिश एम्पायर के सामने डटे रहने की तलकीन की। 1921 में वो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की सदर बनी। मुसलसल जिद्दोजहद और बेलौस सरगर्मियों के जरिए उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों में सियासी शऊर और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश को जला बख्शी। उनकी इन्हीं तारीखी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तहरीक आज़ादी की एक अहम पेशरवा तस्लीम करते हुए उनके एजाज में यादगार डाक टिकट जारी किया। 1924 में उनका इंतकाल हुआ, यानी पाकिस्तान के क़याम से बहुत पहले। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के घरों में आज़ादी का जो बीज बोया था, उस शजर की छांव में आगे चलकर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। वो सिर्फ 2 बेटों की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की माँ थी। एक 14 साला लड़की के हौसले से शुरू होने वाला ये सफर एक माँ की बेदार करने वाली आवाज तक पहुंचा। और शायद यही पाकिस्तान की असल कहानी है, सिर्फ उन खवातीन की कहानी नहीं जिनका आज जिक्र हमने किया।
बल्कि उन बेशुमार खवातीन की कहानी जिन्होंने अपने अपने हिस्से का चिराग जलाया और आगे बढ़ गईं। The known names and the forgotten ones, all part of the same history. पाकिस्तान की आज़ादी में ऐसी कई खवातीन शामिल हैं जिनका नाम कहीं तारीख में मौजूद नहीं है, जिनकी तस्वीरें कहीं महफूज नहीं हैं और जिनके किस्से किसी किताब में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका किरदार पाकिस्तान की बुनियादों में है। Because history remembers some faces, but nations are built by many more. हिजरत के उन दिनों में जब लोग एक सरजमीन से दूसरी सरजमीन की जानिब जा रहे थे, हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी, तब एक माँ अपने बच्चों को संभाल रही थी, एक बहन अपने घर वालों का सहारा बनी हुई थी, एक बेटी अपने खानदान के साथ मिलकर मुस्तकबिल की जानिब देख रही थी, और ऐसे बहुत सारे खानदानों का सहारा एक औरत ही थी। और शायद आज यही वजह है कि हम पाकिस्तानी खवातीन को हर शोबे में, चाहे वो लॉ हो, जुडिशरी हो, मेडिसिन हो, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, जर्नलिज्म, हत्ता कि कोई भी शोबा हो, उसमें आगे बढ़ता देखते हैं। तो ये सफर नया महसूस नहीं होता, इसके पीछे कई नस्लों की कुर्बानी है, कई नस्लों की मेहनत है, कई नस्लों का यकीन है। A legacy of courage, a legacy of sacrifice, a legacy carried forward. इन खवातीन ने सिर्फ पाकिस्तान बनाने में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने पाकिस्तान बनाने वालों की तरबियत की। इन खवातीन ने सिर्फ पाकिस्तान के ख्वाब की हिमायत नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान के इस ख्वाब को जिंदा रखा। और शायद यही उनका सबसे बड़ा कारनामा था कि उनके बाद आने वाली हर नस्ल के लिए रास्ते कुछ और ज्यादा रोशन हो गए। Because every generation walks a path lit by those who came before. Green Entertainment उन तमाम गुमनाम और मारूफ खवातीन को सलाम पेश करता है जिन्होंने इस वतन का ख्वाब देखा, इसके लिए जिद्दोजहद की, इसे संभाला और इसे आगे बढ़ाया। कुछ चिराग ऐसे भी थे जो नाम से नहीं जाने गए, मगर उन्हीं की रोशनी में मंजिलों के रास्ते बने। Their names may fade, but their legacy never will. पाकिस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी मुबारक।